Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 9th, Book History, Section 3, Everyday Life, Culture and Politics, and Lesson 7, History and Sport, the Story of Cricket. Okay students, so I had already started with this lesson. And I think I was on page number, page number 146 of history text, 146, paragraph 2. It's often said that the Battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton. यानी एटॉन एक उस टाइम गेम्स का एक प्लेग्राउंड था उस टाइम पे, लेकिन कहा जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू वॉज यहाँ पे वो बैटल लड़ी गई थी. दिस मीन्स दैट ब्रिटेन्स मिलिट्री सक्सेस वॉज बेस्ड ऑन द वैल्यूज taught to school boys in its public school. Okay, this means that the Britain's military success, जो ब्रिटेन थी, वहाँ के जितने भी सोल्जर्स थे जो मिलिट्री हुआ करते थे, वो स्पेशली स्कूल होते थे जहाँ उनको सिखाया जाता था. That the Britain's military success was based on the values taught to the school boys in its public schools. वहाँ पे उनको शुरू से ही मिलिट्री के बारे में उन्हें उनके वैल्यूज सिखाए जाते थे. एटन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दी स्कूल्स. और एटन जहाँ पे एक मिलिट्री स्कूल भी था, एक बड़ा प्लेग्राउंड भी था जहाँ गेम्स भी खेलते थे, उस टाइम का वो फेमस स्कूल था. द इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल वॉज द इंस्टीट्यूशन that trained English boys for their careers in military, the civil service, the church and the three great institutions of Imperial England. ये जो English boarding school था was the institution, एक ऐसा institution था जहाँ वो boys को train किया जाता था. जो बॉयज़ मिलिट्री में जाना चाहते थे, जो सिविल सर्विस में जाना चाहते थे, जो चर्च के सर्विस में जाना चाहते थे, उनकी सबकी ट्रेनिंग इस एटन स्कूल में होती है. दैट इज़ एंड द चर्च एंड द थ्री ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इम्पीरियल इंग्लैंड. उस टाइम के ये थ्री ग्रेट इंस्टीट्यूशंस थे, दैट इज़ मिलिट्री, सिविल सर्विस एंड द चर्च. ये उस टाइम के थ्री ग्रेट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, the institutions of this imperial, of this vast Britain, England. By the beginning of the 19th century, men like Thomas Arnold, headmaster of the famous rugby school and founder of the modern public school system, saw team sport like cricket. Okay, now उस time कहा जाता है in the बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जो बड़े बड़े स्कूल्स के, रिनोड स्कूल्स के जो हेड मास्टर्स थे, यहाँ पे उनका मेंशन किया गया है. थॉमस आर्नोल्ड, ही वॉज द हेड मास्टर ऑफ द फेमस रग्बी स्कूल एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न पब्लिक स्कूल सिस्टम. सो टीम स्पोर्ट लाइक. ओके, इन्होंने ये क्रिकेट जब देखा, ओके, दैट इज़ रग्बी स्कूल. रग्बी यानी रग्बी भी उस टाइम का इंग्लैंड का फेमस स्पोर्ट एक्टिविटी थी. ये जो रग्बी, क्रिकेट, ये सब है ना, ये सब बड़े बड़े लोगों के शौक थे. ये पैसों के लिए नहीं खेलते थे, बस इनका ये एंटरटेनमेंट था, ये खेलते थे. एंड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न पब्लिक स्कूल सिस्टम सॉ टीम स्पोर्ट लाइक क्रिकेट एंड रग्बी. ये जो क्रिकेट, रग्बी, ये सब टीम स्पोर्ट है कि काफ़ी सारी खिलाड़ियाँ खेलते हैं. as not just as outdoor play but also as an organized way of teaching English boys the discipline, the importance of hierarchy, the skills, the codes of honor and the leadership qualities that helped them build and run the British Empire. बदल दो.
पैसे नहीं। ओके, दैट इज ये उस टाइम के बड़े बड़े रिनोड स्कूल्स थे, जैसे रग्बी स्कूल्स, यू कैन से क्रिकेट के। ये गेम उस टाइम ऐसी गेम थी जो टीम प्लेयर्स थे और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये गेम खेला जाता था। ऐसे नहीं कि चलो ग्राउंड में आए कैसे भी खेला चलो, नो। ओके, प्लानिंग से वेल ऑर्गेनाइज्ड दिस गेम वाज प्लेड। चप्पल So team sport like cricket and rugby not just as outdoor play but as an organized way of teaching English boys the discipline, the importance of hierarchy. Okay, hierarchy यानी it was organized by the rank and status of that time. जैसे लोगों की जो पोजीशन होता था, जैसा स्टेटस होता था बड़े बड़े लोगों का, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की गेम्स थी तो उसके हिसाब से ये गेम्स को खेला जाता था। ओके, एंड दैट इज ये सिर्फ एक उनके लिए आउटडोर प्ले नहीं था, दिस वाज आल्सो एज एन ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे की तरह से खेला जाता था। इंग्लिश बॉयज, द डिसिप्लिन, द इम्पोर्टेंस ऑफ हायरार्की, द स्किल्स, द कोड्स ऑफ ऑनर एंड द लीडरशिप क्वालिटीज that helped them build and run the British Empire. Okay, then Victorian Empire builders justified the conquest of other countries as an act of unselfish social service. Okay, मतलब उस टाइम पे जो ब्रिटिश एम्पायर था, ये तो ब्रिटिश विक्टोरियन एम्पायर्स builders justified the conquest of other countries as an act of unselfish social service by which backward peoples were introduced to the civilizing influence of British rule and the Western knowledge. मतलब कि उस टाइम के जो विक्टोरियन एम्पायर्स है बड़े बड़े, ओके, जब वो एक दूसरे के साथ ये कॉन्क्वेस्ट करते थे, मतलब एक दूसरे के साथ उनका जो कॉन्क्वेस्ट होता था, एक दूसरे के साथ उनका जो जीत हार होती थी, ओके, उसमें वो सोचते थे कि मैंने आपको बताया ना 3 इंस्टीट्यूशंस थे, एक मेन, एक तो मिलिट्री, एक सिविल सर्विस एंड द चर्च। जो ये जो एक्ट एज एन अनसेल्फिश, यानी दिस वाज सिविल सर्विस, अनसेल्फिश सोशल सर्विस by which backward peoples were introduced to the civilizing influence of British law and Western knowledge. Okay, that is उस time it was that is कि civilians यानी कि जो manners होते थे, जो illiterate people थे, okay, उनको भी देखा है कि वो जो कॉन्क्वेस्ट जीतते थे वो गलत तरीके से जीतते थे, ओके, इन अनसेल्फिश सोशल सर्विस। जैसे जो सिविल सर्विस है, जो इंस्टीट्यूशन में से सेकेंड वाला सिविल सर्विस है, दैट वाज बाय विच बैकवर्ड पीपल्स जो थे वह इंट्रोड्यूस टू द सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश लॉ एंड वेस्टर्न नॉलेज। जो उस टाइम के रहने वाले बैकवर्ड लोग थे, मतलब उनको हमेशा यही उनको लगा उनको हमेशा यही मतलब कहा जाता था कि ये लोग बैकवर्ड पीपल है, ये हमारे बराबर के नहीं है, या ये मतलब नॉट एबल टू, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, दैट इज़ ब्रिटिश लॉ को नहीं, वेस्टर्न नॉलेज को वो गेन नहीं कर पाएंगे, ब्रिटिश लॉ के हिसाब से वो चल नहीं पाएंगे, राइट। क्रिकेट हेल्प टू कन्फर्म द सेल्फ इमेज of the English elite, okay, like glorifying the amateur ideal, that is cricket एक ऐसी तभी गेम आई थी जो मैंने आपको बताया ना कि क्रिकेट एक्चुअली जेंटलमैन लोगों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट था, ये पैसों के लिए नहीं खेलते थे, वेरियस प्लेयर्स था वो पैसों के लिए खेलते थे और जेंटलमैन जो उनसे कहते थे उन्हें वो करना पड़ता था। सो क्रिकेट एक ऐसी गेम थी, मतलब जिन्होंने उस सोसाइटी को भी चेंज कर दिया, वेस्टर्न जो नॉलेज थी ग्रैब करने के लिए सोसाइटी चेंज हो गई, राइट। दैट इज क्रिकेट हेल्प टू कंफर्म दिस सेल्फ इमेज ऑफ द इंग्लिश एलाइट
by glorifying the amateur idol where cricket was played not for victory or profit but for its own sake in the spirit of fair play. जब ये क्रिकेट गेम आया, ये एक ऐसा गेम था उस टाइम के लिए कि दैट इज इट हेल्ड अपनी पहचान बनाने के लिए। और जो बड़े लोग थे, ओके, एमेट्योर पीपल थे, जो जेंटलमैन थे, वो इस क्रिकेट को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, अपनी जीत, अपना एक इमेज उनका रहे, बस उससे लिए खेलते थे। बाकी उन्हें कोई लालच नहीं था पैसों का या जीतने का या पैसे कमाने का, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, सो इन द स्पिरिट ऑफ अ फेयर प्ले, तो ये जो क्रिकेट था ये एक फेयर प्ले था, एक फेयर स्पोर्टिंग है। इन एक्चुअल फैक्ट द नेपोलियनिक were won because of the economic contribution of the iron works of Scotland and Wales, the mills of the Lancashire and the financial houses of the city of London. ये जो उस टाइम के नेपोलीज थे, उन्हें नेपोलियनिक कहा जाता था। वो ज़्यादातर इस क्रिकेट को जीतते थे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन वर्क्स of Scotland and Wales, the mills of Lancashire and the financial houses of the city of London. Okay, because इनका जो कनेक्टिविटी थी वो थी कि इनका आयरन वर्क्स में पूरी दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इन वर्क्स ऑफ स्कॉटलैंड में, वेल्स में, और जो मिल्स थे बड़े बड़े लैंकाशायर में, एंड द फाइनेंशियल हाउसेस ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। मतलब इनकी काफ़ी, इसलिए उस टाइम जो ये गेम थी वो ज़्यादातर नेपोलिस पीपल जीतते थे। इट वॉज द इंग्लिश लेड, इसके बाद इंग्लिश आई जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में आगे बढ़ी। दैट इज, इट वॉज द इंग्लिश led in trade and industry that made Britain the world's greatest power. But it suited the English ruling class to believe that it was the superior character of its young men. That is, it was the English led in trade and industry that made English ने trade and industry में अपना मतलब सबसे आगे थे, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे थे, और इसकी वजह से ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री बन गया था। बट इट सूटेड द इंग्लिश रूलिंग क्लास टू बिलीव दैट इट वॉज द सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ इट्स यंग मैन। ओके, और मतलब कि जो इंग्लिश उस टाइम में रूल करते थे, रूलिंग क्लास टू बिलीव दैट इट वाज द, मतलब उनके लिए ये सुपीरियर था, वो अपने आप को हमेशा पूरे वर्ल्ड में सुपीरियर ही समझते थे। बिकॉज जब वो इसमें ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सबसे आगे आए तो वो हमेशा पूरे वर्ल्ड में अपने आप को पावरफुल सुपीरियर समझते थे। दैट इज़ जो उनका कैरेक्टर था, क्योंकि बड़े बड़े इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड, आपने सुना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज भी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड। और बाहर के जो ये इंग्लिश स्कूल्स है ब्रिटेन, वो तो ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड ही होते हैं। सो सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ इट्स यंग मैन बिल्ट इन बोर्डिंग स्कूल्स, प्लेइंग जेंटलमैनली गेम्स लाइक क्रिकेट दैट टिप्ड द बैलेंस। और ये उस टाइम जो यंग मैन अपनी पहचान बनाकर निकले थे, ओके, उनके लिए ये जो क्रिकेट गेम था ये एक बहुत बड़ी उनकी पहचान थी। आप कह सकते हो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरल, कि वो क्रिकेट गेम में पार्ट ले रहे हैं, या जेंटलमैन बने हैं, या पैसा लगा रहे हैं, तो एक उनकी बहुत एक बड़ी ऑनर था उनके लिए। सी ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अ पिक, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। ये ना सब न्यूज़पेपर होते थे, न्यूज़पेपर के ये हेडिंग थे। A cricket match at Lord's between the famous public schools Eton and Harrow. A cricket match at Lord's between the famous public schools Eton and Harrow
उनके बीच में आपस में, तो स्कूल के बीच में ही आपस में क्रिकेट का मैच होता था. While the game itself looks similar wherever it is played, the crowd does not. गेम तो वही रहती थी, लेकिन सब जगह ज़रूरी नहीं कि वो क्राउड रहता था. ये देखो पिक ऊपर लिखा है, डे सैटरडे जुलाई 20 1872 की पिक है ये. While the game itself would look similar wherever it is played, the crowd does not. Notice how the upper class social character of the game is brought out by the focus on gentlemen in bowler hats and ladies with their parasols shading them from the sun. ये जो hats वाले हैं ना, ये gentlemen है, और जो बिना है मतलब ऑल दिस हैट वाले मतलब ये जेंटलमैन है, और लेडीज़ कैसे ऐसे आगे तक के बाउलर हैट में है ताकि वो सन रेस से बच सके. तो ये क्रिकेट मैच देखने आए हैं. पब्लिक स्कूल्स एटन एंड हैरो, उनके बीच में ये क्रिकेट मैच था, लेकिन क्राउड उस वक्त नहीं था वो ज़्यादा. सी ऑन द पेज नंबर 147 भी आप देख सकते हो, कोरक्वेट नॉट क्रिकेट फॉर विमेन. ये कौन सी गेम थी? क्रॉक्वेट. क्रिकेट नहीं है, क्योंकि क्रिकेट विमेंस के लिए नहीं होती थी उस टाइम तो. ओके, सो ये गेम है क्रॉक्वेट. स्पोर्ट्स फॉर विमेन was not designed as vigorous competitive exercise. Croquet was a slow-paced, elegant game considered suitable for women, especially of the upper class की women's थी, इनके लिए ये croquet game थी. The players' flowing gowns, frills and hats show the character of the women's sports. Okay, आप देख सकते हो women की कितने बड़े बड़े उनके flowing gowns है, then hats है, show कि ये जो ये sport है ये women के लिए है. Sport for girls. Till the last part of the 19th century, sports and vigorous exercise was not a part of their education. Dorothea Bailey, principal of Cheltenham Ladies College, Cheltenham, from 1858 to 1906, reported to the School's Inquiry Commission in 1864. The vigorous exercise which boys get from the cricket must be supplied in the games of girls by walking and skipping. From Kathleen E. Macron, Play Up, and the Play the Game, sport at the late Victorian Girls' Public School. By the 1890s, school began acquiring playgrounds and allowing girls to play some of the games earlier considered male preserves. But the competition was still discouraged. Dorothea Bailey told the school council in 1893 to 1894, I am most anxious that girls should not overexert themselves. इसलिए उस टाइम वही स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती थी जो गर्ल्स के लिए भी कंफर्टेबल हो, और become absorbed in athletic rivalries, and therefore we do not play against the other schools. I think it is better for girls to learn to take an interest in botany, geology and not make country excursions. Okay, उस टाइम तो यही था ना, that is sports for the girls. वो भी बड़े बड़े ये लेडीज के लिए था जो बहुत बड़े उसके लिए आई थी. Okay, so that was the historical development of cricket as a game in England.
सबसे पहले शुरू हुई थी, ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा ये गेम लेथार्जिक थी एंड एनर्जेटिक थी एंड जो इसकी वजह से जो इंग्लिश ब्रिटेन थे वो वर्ल्ड की सुपर पावर बनती जा रही थी, ओके, एंड बिकॉज ट्रेड एंड बिजनेस में भी इट वाज लीडिंग. Then the next is the spread of cricket. धीरे धीरे ये क्रिकेट कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुआ, फिर कौन सी कंट्री ने इसे एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे ये टीम प्लेयर्स बढ़ते गए. और ये जो थी गेम्स, जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी थी, ये बड़े लोगों के लिए एक रिक्रिएशन, एक एक्सरसाइज थी, ओके, पैसा कमाने का जरिया नहीं थी. इट वाज अ रिक्रिएशन, इट वाज एक्सरसाइज फॉर द कॉलोनियल पीपल्स. सो वी गो टू पेज नंबर 148, द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट. While some English team games like hockey and football became international games played all over the world, cricket remained a colonial game limited to countries that had once been part of the British Empire. Okay, it's written कि while some English team games, उस टाइम की और भी गेम्स थी, इंग्लिश हॉकी, फुटबॉल, ये सब इंटरनेशनल गेम्स ही थे पहले, played all over the world, cricket remained, क्रिकेट बाकी तो सभी गेम्स हॉकी फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला जाता था, लेकिन क्रिकेट सिर्फ ब्रिटेन में खेला जाता था क्योंकि इसके लॉज, इसके खेलने का तरीका, इसके इक्विपमेंट्स, टूल्स, वो सब उस टाइम ब्रिटिश के पास ही था. लिमिटेड टू कंट्रीज दैट हैव वंस बीन अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. इसलिए उस टाइम क्रिकेट तो बहुत कम कंट्रीज़ के अंडर था, बिकॉज एक ज़माना था जब ये सिर्फ ब्रिटेन का पार्ट था, स्पोर्ट एक्टिविटी, ओनली ब्रिटेन. द प्री इंडस्ट्रियल ऑर्डनेस ऑफ क्रिकेट की बिफोर जब क्रिकेट आया तब कुछ नहीं था क्रिकेट के पास, यू नो, ना स्टम्प्स, ना बैट, कुछ नहीं. जैसे जैसे एरा बीतता गया, देन इक्विपमेंट, टूल्स भी बनने शुरू हो गए थे फॉर क्रिकेट. सो इन द प्री इंडस्ट्रियल ऑर्डनेस ऑफ क्रिकेट मेड इट अ हार्ड गेम टू एक्सपोर्ट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हुई थी ब्रिटिश में, मतलब कि ब्रिटेन में. इट टुक रूट ओनली इन द कंट्रीज दैट द ब्रिटिश कॉन्कर्ड एंड रूल्ड. ये जो क्रिकेट इसलिए हमारे इंडिया में भी इसकी वजह से आई ना, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने जो कंट्री को अपना गुलाम बनाया, कॉन्क्वेस्ट किया, उन्हें जीता, उसी कंट्रीज़ में मतलब क्रिकेट आया था, सब कंट्रीज़ में नहीं. सो इट्स रिटन इट टुक रूट ओनली इन द कंट्रीज दैट द ब्रिटिश कॉन्कर्ड एंड रूल्ड. इसलिए हमारे इंडिया में भी जब क्रिकेट आया तो ब्रिटिशर्स लेके आए इस क्रिकेट को, सब जगह नहीं था. जो कंट्रीज़ को जीता, हासिल किया, जिस पे वो राज कर रहे थे, उसी कंट्री में ब्रिटिशर्स क्रिकेट लेके आए. इन दीज कॉलोनीज क्रिकेट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ पॉपुलर स्पोर्ट ईदर बाय वाइट सेटलर्स और बाय लोकल एलाइट्स. धीरे धीरे ये जो क्रिकेट था ये एक पॉपुलर स्पोर्ट बन गया, और वहीं पे जहाँ पे ब्रिटिशर्स राज करते थे उसी कंट्री में, सब जगह ने. ओके, वाइट सेटलर्स यानी जहाँ गोरे लोग बसते थे, रहते थे, वहीं पे. एज इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज एंड केन्या, और बाय लोकल एलाइट्स हु वांटेड टू कॉपी द हैबिट्स ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स एंड एज इन इंडिया. या तो फिर बाकी देश अगर जो चाहते थे, मतलब दे वांटेड टू कॉपी द हैबिट्स ऑफ दिस कॉलोनियल मास्टर्स, जैसे इंडिया में हुआ था. इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे वो तो ब्रिटिशर्स की कॉपी करते थे ना, उनकी हाँ में हाँ, ना में ना करते थे,
राइट। और बाकी कंट्रीज़ जिनको नहीं इंटरेस्ट था ब्रिटिश में, तो उनके गेम में भी इंटरेस्ट नहीं था, तो नहीं है। आज भी ऐसे देखो, पूरा वर्ल्ड की कंट्री क्रिकेट नहीं खेलती है। ओके, आप देखो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, केन्या, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब और बहुत सारे रीजन्स हैं जो नहीं खेलते हैं, आज भी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इन्वॉल्व नहीं है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हो। ओके, ये तो प्रैक्टिस के ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ गए थे, जो जो कंट्री इन्होंने कॉन्सेप्ट कॉन्क्वेस्ट किया, रूल किया, वही ये खेलते थे। ओके स्टूडेंट्स, so it was page number 148. I will continue in my next class. Okay, and let me tell you कि अबाउट योर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी आपकी क्लास में सिर्फ एक ही लड़की ने अभी तक सबमिट किया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू पीपल डूइंग? सी, अब मुझे प्रिंसिपल मैम से पूछना पड़ेगा कि अब लास्ट डेट चली गई है, तो अब मैं इनको 10 में से, बाकी लोगों को 10 में से I will straight away give 0. Okay to all, and please read up till I had taught this lesson. Sorry. And about your second periodic test, okay, well prepared. जिनके पहले मार्क्स कम आए हैं वो पीपल प्लीज़ थोड़ा मेहनत करके करो। और अगर जिन्होंने सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी बनाई चुकी है वो जल्दी से लोड कर लो। दे कैन ऑल्सो सेंड मी इन माई व्हाट्सएप इफ दे वांट इन माई पर्सनल व्हाट्सएप। ओके, सो दिस पेज नंबर 148 आई विल sorry, page number 148 I will continue in my next class, and do read the lessons everyone. Okay. With this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.